आपकी फराह गोगी ने क्या किया, बनी गाला में क्या होता रहा, आपके खुसरो बख्तियार ने क्या किया, आपने मालम जब्बा का केस दबाया, और उसके बाद आप परवेज इलाही साहब को देखिए, उन्होंने बयान चेंज किए। पहले उन्होंने कहा मेरा बाजू तोड़ दिया गया है, ये देखिए मैं सब क्या पूरा परफॉर्म किया, लेकिन परवेज इलाही साहब यू आर नॉट अ गुड एक्टर। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में इमरान खान साहब का खुद का नाम मौजूद है, अब ये सादिक और अमीन वाली जो चीजें हैं वो कहाँ पे गई? ये इमरान खान के खिलाफ साजिश हुई है, किसी ने पिंकी के सिग्नेचर कर लिए हुए हैं। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबिदीन। नाज़रीन, मुल्की हालात जिस तरफ जा रहे हैं, नून लीग की परफॉर्मेंस से शायद उस कदर लोग मुतमईन नहीं हैं अभी तक, क्योंकि 2 महीने हुए हैं, लेकिन नून लीगी एमपी हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब कंवल नौमान साहिबा, जो 20 साल कैरियर रखती हैं टीवी ड्रामा सीरियल्स का, और उसके बाद वो पॉलिटिक्स में आई 2007 में, उसके बाद वो मेंबर सूबाई असम्बली भी रही नून लीग की तरफ से। तो अब वो देख रही हैं जनाब ज़िमनी इंतखाबात की कुछ उन पर जिम्मेदारियाँ, बल्दियाती इंतखाबात की भी जिम्मेदारियाँ उन्होंने देखी। मौजूदा जो सिचुएशन चल रही है पॉलिटिकल, उसमें हम उनसे पूछेंगे कि नून लीग आगे क्या लायामल इख्तियार करेगी, ज़िमनी इंतखाबात में टिकट्स का कैसे मामला होगा, और ये जो सारी लोड शेडिंग, महंगाई और सारे मामलात हैं, इनको कैसे ओवरकम किया जाएगा। मैडम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। जी मैडम, थैंक यू। अच्छा मैडम, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ज़िमनी इंतखाबात, बल्कि उससे भी पहले हम बात करते हैं बजट की। आज का जो बजट पेश हुआ उसमें हमजा शहबाज साहब को अलहदा से एक बुलानी पड़ी, ऐवान इकबाल में एक जो है वो बजट के लिए मेंबरान को बुलाना पड़ा, और दूसरी जानिब जो इजलास है वो असम्बली में भी जारी है। अब मेंबरान क्या करें, कौन से इजलास में जाएं, ऐवान इकबाल वाले में या कि जो असम्बली में हो रहा है उसमें? देखिए, ये बहुत अफसोस का मुकाम है। ठीक है, अगर आप सियासी तौर पे देखें तो मैं ये समझती हूँ कि तहरीक इंसाफ को और काफ लीग को परवेज़ इलाही साहब बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन ने, और माशाल्लाह काफ़ी दहाइयों से वो सियासत में रह रहे हैं, उनका पूरा ख़ानदान जो है सियासत में है, तो एटलीस्ट मैं उनसे तवक्को नहीं कर रही थी कि वो इस तरह तंग करेंगे बजट के हवाले से। ठीक है, आप ये देखिए तहरीक इंसाफ के, अगर आप उनके साबिक़ा वज़ीर आज़म को देखें, रात को 12 बजे अदालतें खुली हैं, आइन तोड़ा उन्होंने, तो कितनी मुश्किल से वो जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का था, वो जो वोट्स वगैरह पढ़े हैं। तो मैं वो तो कहते हैं आखिरी बॉल तक खेलने की वजह से वो इतना लेट किया उन्होंने सारी चीज़ों। बस उनकी बॉल की समझ नहीं आ रही मुझे तो कि कौन सी बॉल वो तलाश कर रही हैं। कि जितने भी हमारे नवाज शरीफ साहब आए, जरदारी साहब आए, बेनज़ीर साहिबा आई, परवेज़ मुशर्रफ आए, सारे आए, कि भाई कहीं कोई अगर चपलिश हो जाती है या आपके खिलाफ अदम एतमाद का वोट आ रहा तो बड़े आराम से वोटिंग हो जाती है, उनके खिलाफ आती है, वो चले जाते हैं। उन्होंने फेस किया शौकत अजीज साहब ने भी, और जब उनका एक जुमला ये मशहूर हुआ कि कोई रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ ना हो, ये भी उनके बारे में मंसूब किया जाता है कि ये उनसे जुमला मंसूब है। उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ है वो कहते हैं जी अमरीकी साजिश हुई, और अमरीकी जो बयानियाँ है उससे वो अब वोट बैंक भी गेन करें, उसको आप किस तरह से लेते हैं? तभी कहते हैं कि जी ये लेटर आया, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, उस लेटर में कहीं कोई साजिश का वो आंसर नहीं पाया गया। और भी आपने डीजी ISPR का भी बयान सुन लिया होगा कि उनके खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई, कोई बयान उनके अगेंस्ट नहीं गया। अब कमेंट्स आप कहें तो कमेंट्स हर के खिलाफ आ जाते हैं, आप मेरे खिलाफ बात कर सकते हैं, मैं आपके खिलाफ बात कर सकती हूँ। सीजन्ड पॉलिटिशियन नहीं है, लोगों को पता चल गया। आप तो बहुत सारे लोग, बल्कि इवन बाहर की दुनिया भी कहती है कि साइको पेशेंट है, इनको जाके किसी साइकियाट्रिस्ट से अपना इलाज करवाना चाहिए, अपना दिमाग दुरुस्त रखना चाहिए। सुबह कुछ बयान, दोपहर कुछ बयान, शाम कुछ बयान, कभी कहता है साजिश हो गई है, कभी कहते हैं कि जी वो इदारे न्यूट्रल नहीं है, और न्यूट्रल क्यों हो गए, न्यूट्रल तो जानवर होता है, इनको हक सच का साथ दे। मतलब क्या अब इदारों की बात करें, पर्टिकुलरली हम इदारों पे आते हैं। डीजी ISPR ने जो कल रात बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि ये साजिश नहीं हुई, मैं बाकायदा तौर पे फिर वजाहत करता हूँ। जी बिल्कुल। तो असद उमर साहब कह रहे हैं कि ये इन मामलात से दूर रहें। देखिए, फौज हर हुकूमत के साथ होती है, ठीक है, ठीक है। इमरान खान की हुकूमत थी, उनके साथ थी, उसके बाद हमारी हुकूमत आएगी, हमारे बाद किसी और की भी आएगी, तो वो फौज उनके ताबे होती है हुकूमत के। प्लस जो आपकी आवाम है, आप तो खुद मीडिया पर्सन, आपने देखा होगा कि चैनल्स पे लोग बददुआएं भी दे रहे हैं, गालियां भी निकाल रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं कि उनका जीना अजाब हो गया था। उन्होंने कहा, ये कहता था कि वो तो चोर है, डाकू है, चाहे चोर है चाहे डाकू है, हमें 2 टाइम की रोटी सुकून से मिल रही थी। ठीक है, सो हमें नवाज शरीफ चाहिए, शहबाज शरीफ चाहिए, लोग काम देखते हैं। ठीक है, अब गद्दारी वाला एलिमेंट सामने आ रहा है और वो सब कह रहे हैं कि आप गद्दार हैं। हम आपके ड्रामे देखते आ रहे हैं, आपको वैसे एज एन पॉलिटिकल फिगर हमने देखा, बड़ी इमोशनल जल्दी हमने आपकी तकरीरें वगैरह सुनी कि जिसमें पाकिस्तान जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल वाला वाकया हुआ तो आप इमोशनल होगी। इस तरह के वाकयात तो ये मोहब्बत जाहिर करती है मुल्क के साथ। तो ये जो गद्दारी का जब इल्जाम लगता है तो महसूस कैसा होता है? इल्जाम लगाने वाले को देखा जाता है कि इल्जाम लगा कौन रहा है, कौन सी शख्सियत इल्जाम लगा रही है। अगर वो इल्जाम इमरान खान लगा रहा है तो वो तो उसको पूरी दुनिया साइको पेशेंट कह चुकी है, और गद्दारी बहुत बड़ा
नाम है जो ये बंदा कह रहा है। अदालत ने भी कहा है कि आप किसी को काफिर या गद्दार नहीं कह सकते, किसी को भी ये हक नहीं पहुंचता किसी को गद्दार कहे या काफिर कहे, और सभी मुहिब वतन है। मैं तो इमरान खान को भी गद्दार नहीं कहूंगी, वो हमें कह रहा है, लेकिन मैं उसे नहीं कहूंगी। ज़िमनी इंतखाबात की तरफ आते हैं, ज़िमनी इंतखाबात को आप कैसे देख रही हैं? आप लोग टिकट्स की तकसीम किस तरह से करेंगे? पर्टिकुलरली कुछ टिकट्स की तकसीम हुई भी, नज़ीर चौहान साहब को टिकट दी गई जो कि पीटीआई से मुनरिफ हुए, फिर अलीम खान साहब को ऑफर हुई, शुएब सिद्दीकी साहब को ऑफर हुई, उन्होंने रिजेक्ट कर दी कि नहीं हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते, माजरत कर ली। अब मुझे ये बताएं कि जो आपके नून लीग के अपने कारकुन थे जो पिछली दफ़ा इलेक्शन में जिन्होंने कंटेस्ट किया, उनको जगह आप पीटीआई के जो मुनरिफ अरकान हैं उनको जो है वो टिकट्स दे रहे हैं, तो ये ज़्यादती नहीं है कहीं उन नून लीगों जो नून लीगी कारकुन हैं जो पिछली दफ़ा इलेक्शन लड़े हैं आपकी टिकट से? देखिए, जहाँ तक टिकट की तकसीम का ताल्लुक है, बाहमी मुशावरत के साथ जो है टिकट की तकसीम हो रही है, जो हमारे इत्तेहादी हैं उनके साथ मशवरा करके तभी हम उन लोगों को टिकट्स दे रहे हैं। और रही बात कि जी फ़र्ज़ करें इस सीट पे पहले नून लीग का बंदा बैठा हुआ था और अब वहाँ पीटीआई का हो गया या किसी और पार्टी का बंदा जो हो गया वो उस पर उसको टिकट मिल रही है, तो भी बाहमी मुशावरत के साथ ये देखें उनकी मोहब्बत मुस्लिम लीग नून से और नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब, कि वही शख्स जिसकी वो सीट होती है वो उसकी कैंपेन में हिस्सा ले रहा होता है, उसकी कैंपेन वो कर रहा होता है और उसको जितवाने की भरपूर कोशिश कर रहा होता है। इसका मतलब है कि उसको अपने कायदीन पे इत्मीनान है कि उन्होंने जो फैसला किया सही किया। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, अमेरिकी साजिश की बात हो रही है, कल एक डेलीगेशन की अमेरिकी डेलीगेशन की मुलाकात हुई परवेज़ इलाही साहब से, मोनिस इलाही साहब से। अब ये खुद भी मुलाकातें करें, क्या आपके खिलाफ भी तो नहीं कोई अमेरिकी साजिश तैयार हो रही नून लीग और पीडीएम की गवर्नमेंट के खिलाफ? नहीं, हमारे मुस्लिम लीग नून जो है वो मतलब इतनी छोटी ज़हनियत की मालिक नहीं है। बेशक मुलाकात करते रहे और मीटिंग्स भी करते रहे, लेकिन हमें पता है कि ये रूटीन का मैटर है। तो मुझे ये बताएं कि कब तक पांव पे खड़ी हो जाएगी पंजाब की हुकूमत, क्योंकि बड़ा थोड़ा सा अरसा है और पंजाब की आवाम जो है वो बड़ी जो है वो उम्मीदें वाबस्ता की हुई है आप लोगों से। आवाम देख रही है कि इन सारे कामों में रुकावट कौन डाल रहा है, देरी कौन कर रहा है। मैं ये देखिए ना, आप ये देखिए कि ये लोग आवाम की बेहतरी के लिए सियासत में नहीं आते, सीटों पे नहीं बैठते, इनकी जाती अना है। मतलब ये अपनी ईगो लेकर आए हैं और कुछ जाती इनके जो वो हैं समझते हैं कि जी अगर ये लोग आ गए और ये लोग बैठ गए तो हमारा फिर दोबारा नेक्स्ट टाइम इलेक्ट होना मुश्किल है, इसलिए ये रुकावटें डाल रहे हैं, इसलिए ये तंग कर रहे हैं, वरना बजट तो पेश होना ही होना है। परवेज़ इलाही साहब माशाल्लाह बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन थे, समझ नहीं आई कि वो मोनिस इलाही साहब की बातों में कैसे आ गए, एक बच्चे की बातों में कैसे आ गए, और उनको जब थाली में देकर सीएम जो है शिप मिल रही थी, उनके घर जाके उनको सीट मिल रही थी और वहाँ आके उन्होंने जरदारी साहब के पास आके मुबारकबाद भी दी, मिठाई भी खिलाई, दुआएं खैर भी होगी, फिर पता नहीं क्या हुआ कि वो इमरान खान के पास पहुंच गए सीएम की सीट के लिए। यही वजह बनी है कि बड़ा एक जो बहुत बड़ा खानदान था उसमें दरार पड़ गई है, उनके रास्ते अब जुदा हो रहे हैं और वो जो है चौधरी शुजात साहब जो हैं वो चूँकि एक बहुत ही सुलझे हुए शख्सियत के मालिक हैं और बहुत दूरबीनी से मामला का जायजा लेते हैं वो, तो उन्होंने जो फैसले किए वो बेहतरी। अच्छा मुझे ये बता दें, यहाँ पे परवेज़ इलाही साहब जो है उन्होंने कुछ मुतालबात रखे और उन्होंने कहा अगर ये हुकूमत जो है मान लेती है तो फिर हम बजट भी पेश करने देंगे और ये कार्रवाई भी जारी रहेगी, तो वो मुतालबात आपने क्यों नहीं माने, ये तो बताएं। अच्छा, बजट पेश होना था, बजट में मुतालबात का मतलब मुझे ताल्लुक समझ में नहीं आया कि वज़ीर आला ने आना है, उनकी टीम ने आना है, उन्हें बजट पेश करना है, फिर उसके बाद उसमें बहस होनी है, फिर बजट पास होना है, इसमें मुतालबात और शराइत और ये मतलब मेरा नहीं ख्याल कि मेरी इतनी पूरी कैरियर में मुझे कहीं भी किसी ने बजट पेश किया, लेकिन मशरूत तरीके से कि जी स्पीकर ये कह रहा है कि ये मुतालबे माने जाएंगे, उसके बाद आप बजट पेश कर सकते हैं। आईजी की जो पर्टिकुलर आईजी से मुताल्लिक मुतालबा था उसमें उन्होंने कहा आईजी साहब आके माफ़ी मांगे, तो आपको क्या लगता है अगर आईजी से आप माफ़ी मंगवाते तो बाद में अगर आप आईजी को कोई हुक्म देते वज़ीर आला साहब, तो क्या वो दोबारा से मानते कोई हुक्म? वो तो आपको सीरियस लेना ही बंद कर देते अगर इस तरह की माफी किस बात पे मांगे? माफी इस बात पे मांगे कि जो वो कह रहे हैं दोस्त मजारी के ऊपर लोटे फेंके जा रहे थे, जो उन पर तशद्दुद हो रहा था, जो खवातीन के साथ और नून लीग के एमपीएस के साथ जो बदतमीजी हो रही थी वो होने देते? क्या वो इंटरफेयर ना करते? जब आपका स्पीकर, जब आपके बाकी लोग वहाँ गुजरात से गुंडे बुला के पिटवा रहे हैं तो क्या करते? आईजी साहब इंटरफेयर ना करते, वो अपने बंदों को लेके आके झगड़ा रुकवाते ना? क्या हम उसको क्या नाम है अस्पताल पहुंचा देते दोस्त मजारी साहब को जो डिप्टी स्पीकर थे कि हाँ पीटते रहो कोई बात नहीं, लेते रहे मजे लेते रहे। और उसके बाद आप परवेज़ इलाही साहब को देखिए, उन्होंने बयान चेंज किए। पहले उन्होंने कहा मेरा बाजू तोड़ दिया गया है, ये देखिए मैं सब क्या पूरा परफॉर्म किया, लेकिन परवेज़ इलाही साहब यू आर नॉट अ गुड एक्टर।
हमसे ये अच्छा तो परफॉर्म ये हो तो आप सका। बेहतर फैसला कर सकती हैं। ये हमें बताएं उनकी एक्टिंग स्किल्स अच्छे हैं कि नहीं। पुअर उनके भी, और जो पीटीआई के हैं अपना शहबाज गिल साहब, उनकी अच्छा। बड़ी बुरी परफॉर्मेंस कि जब एक्सीडेंट उन्होंने हो गया भी बड़े बात- आराम से खड़े में बोतल मिनरल वाटर पी रहे हैं, और नेक्स्ट डे जब कोर्ट ने पेश किया तो यहाँ भी उन्होंने लगा दिए, यहाँ भी बैंडेज लग गए, सोटी भी पकड़ ली, सारा कुछ पकड़ लिया। किसको बेवकूफ बना रहे हैं, किस अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं आप। अच्छा, परवेज इलाही साहब उसे टूटे हुए हाथ से दुआ भी कर रहे हैं। परवेज इलाही साहब जो हाथ टूट जाता है वो हिलता नहीं है, खाली पायोडीन ऊपर लगी हुई है, और आप उसे दुआ भी कर रहे हैं, अल्लाह ताला से कह भी रहे कि अल्लाह आप कहाँ हैं, आप गरीबों की क्यों नहीं सुन रहे। परवेज इलाही साहब ये नहीं करना चाहिए था आपको। पहले आपने कहा शहबाज शरीफ ने मुझे पिटवाया है, फिर आपने कहा कि नहीं राना मशहूद ने मुझे पीटा है, फिर आपने कहा कि हमजा के कहने पे मेरे सर पे डंडा लगा, मैं बेहोश हो गया, फिर मुझे होश आई, मुझे पता नहीं लगा। लेकिन उससे पहले क्लिप में आप टूटे बाजू के साथ एंटर हो रहे हैं। आप कब बेहोश हुए थे, कब आपके सर पे डंडा लगा, खून क्यों नहीं निकला आपका? परवेज इलाही साहब ना कीजिए। तमाम हमारी आर्टिस्ट बरादरी ने कहा है कि सर यू आर सच अ बैड परफॉर्मर, अच्छा प्लीज अच्छा चले ठीक है। गेट सम क्लासेस। अच्छा क्लासेस लेनी चाहिए। अच्छा ये भी आप अगर उन्हें क्लासेस देना चाहेंगे, कोई ऑफर? ऑनर फॉर मी सर। अच्छा परवेज इलाही साहब, आपको ये भी ऑफर है कि अगर आप एक्टिंग की क्लासेस लेना चाहें और आप चाहें कि बेहतर परफॉर्म करें तो फिर कमल नुमान साहिबा आपको एक्टिंग की देंगी, क्योंकि बहुत से अवार्ड जीत चुकी हैं, 20 साल कैरियर है इनका। अच्छा मुझे ये बताएं कि सारी सिचुएशन में अब महंगाई और लोड शेडिंग जो है, पर्टिकुलरली आम आवाम का मसला तो ये है, इसमें से कब तक निकल आएंगे हम लोग? आप लोग मीडिया पर्सन आप लोगों को पता है कि लोड शेडिंग क्यों हो रही है, कि उन्होंने 4 साल में जो पावर प्लांट थे उनको लुक आफ्टर नहीं किया, किसी में ईंधन नहीं डाला, किसी कोई पुर्जा टूट गया उसको चेंज नहीं किया गया, किसी के और इश्यूज थे उसको ठीक ही नहीं किया गया। मतलब 4 साल इन्होंने उन पावर स्टेशंस को मेंटेन ही नहीं किया, जिसकी वजह से लोड शेडिंग हो रही है। जब 2013 से लेकर 2018 तक जब नून लीग की हुकूमत थी तो लोड शेडिंग सिर्फ 1 या 2% रह गई थी, बाकी तमाम जो लोड शेडिंग खत्म हो गई थी, कारोबार सही तरीके से चल रहा था। रही महंगाई तो इस शख्स ने बकौल इन्हीं के साबिका वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा, पार्टी ने कहा कि जिन्होंने 80,000 अरब कर्जा लिया, कहते गलत है ये, हमने सिर्फ 76,000 अरब कर्जा लिया है, हमने 80,000 नहीं लिया। हाँ ये भी मैं मानता हूँ कि जब से पाकिस्तान बना है अब तक जितनी हुकूमत ने कर्जे लिए हैं हमने उनसे ज़्यादा कर्जा लिया है। आप तो खुद मान रहे हैं कि आपने मुल्क पे इतना कर्जा चढ़ा दिया है। हमारे पास रसीदें हैं जो हमने 5 साल में कर्जा लिया और क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। आप बताइए, आपने 4 साल में जो इतना अरबों खरबों रुपया लूटा है वो आपने लगाया कहाँ है? आपकी पीटीआई ने कहाँ इस्तेमाल किया उसको? अवाम की फलाह बहबूद के लिए कहाँ इस्तेमाल किया आपने? आपकी फराह गोगी ने क्या किया? बनी गाला में क्या होता रहा? आपके खुसरो बख्तियार ने क्या किया? आपने मालम जब्बा का केस दबाया, आपने मेट्रो का केस दबाया, आपने अभी तक फॉरेन फंडिंग केस का जो मामला है वो उसका आप रिजल्ट शो नहीं करने दे रहे। इलेक्शन कमीशन के आप हाथ पड़े, आप उनके पाँव पकड़ लेते हैं। खुदा के लिए फैसला ना कीजिएगा, खुदा के लिए फैसला ना कीजिए, केस बंद कर दें, केस डिले कर दें। किस बात का डर है? आप तो सादिक अमीन है, आप तो बहुत धुले हुए आए हैं, आपके सारे लोग जो है आप डरते। अच्छा मुझे ये बताइए, जो अब्दुल कादर ट्रस्ट वाला भी मामला कल परसों उठाया गया है, इसमें जिसमें तकरीबन 150 अरब या 400 450 अरब की जो करप्शन की बात की जा रही है, जिसमें मलक रियाज साहब जो हैं उनके कुछ घर हैं इंग्लैंड में, और इसमें अब बाकायदा तौर पे बुशरा बीबी साहिबा के सिग्नेचर मौजूद हैं उन डॉक्यूमेंट्स पे। तो मुझे ये बताएं कि मेरा तो नहीं ख्याल, आपका शायद ख्याल हो कि बुशरा बीबी जो है इमरान खान साहब के कंसेंट के बगैर उस पर सिग्नेचर कर दें, और दूसरी तरफ ये है कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ में इमरान खान साहब का खुद का नाम मौजूद है। अब ये सादिक और अमीन वाली जो चीज़ें हैं वो कहाँ पर गई? ये इमरान खान के खिलाफ साजिश हुई है। अच्छा ठीक है, ये साजिश हुई है। किसी ने पिंकी के सिग्नेचर कर लिए हुए हैं, और ये जो अरबों रुपया और खरबों का जो कर्जा चढ़ गया हुआ है, जो बेईमानी फ्रॉड हुआ है, ये भी सब झूठ है। ये पीडीएम ने मिलकर साजिश की इमरान खान आपके खिलाफ, सारे जो है ना झूठे दस्तावेज बना लिए गए हैं। आप सच्चा सादिक अमीन है, आप तो झूठ बोलते ही नहीं, आप तो फ्रॉड करते ही नहीं, आप तो धोखा देते ही नहीं, आप तो यू टर्न लेते ही नहीं। सो ये सब इन्होंने किया है, तो कोई बात है, आप क्यों आप ना घबराएं। अच्छा हम ही घबराते रहेंगे, आपने बिल्कुल नहीं घबराना। ठीक है। अच्छा ये धरने के अल्टीमेटम देते थे, 6 दिन का इन्होंने टाइम दिया, तो 6 दिन गुजरे को 6 महीने हो चुके हैं, ये दोबारा धरने की तरफ क्या हुआ? राना सनाउल्लाह साहब ने ऐसी क्या चीज़ की है कि अब दोबारा नहीं आती? अंदरूनी कहानी पता चली है वो ये है कि जी इमरान खान जो है अपने पार्टी लीडरों से बड़े खफा हुए हैं, सख्त नाराज हुए कि आप लोगों ने लोगों को बाहर नहीं निकाला। ठीक है। मतलब जो ये सोचे थे कि जी 20 लाख बंदे जो है इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे और डेरे डाल देंगे, और जब तक इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं होगी हमने यहाँ से हिलना नहीं है। लेकिन जब तादाद देखी उन्होंने तो वो तो खुद बहुत मतलब समझ नहीं आ रही थी कि मैं लोगों को जवाब क्या दूंगा। अच्छा मुझे ये बता दें कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कब हमें देखने को मिलेगी? वफाक में हम देखें वहाँ पे भी मसाइल चल रहे हैं, यहाँ पे पंजाब में पर्टिकुलरली 12 करोड़ का सूबा है
और हमारी सारी की सारी उम्मीदें इसी असेंबली से मंसूब हैं। तो आप कब तक देख रही हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कब तक आ जाएगी और सारे मामला? इंशाल्लाह 2 माह तक, 2 माह में आ 2 जाएगी माह तक इंशाल्लाह। ठीक है। और आप अपनी ये जो टर्म है इसको पूरी होते देख रहे हैं, आप क्या समझती हैं इलेक्शन कब तक होंगे अपनी टर्म पे जी? अच्छा। हाँ जी 2023 में। ठीक है। आप और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे हैं। मैंने आपसे पहले कहा ना कि एस्टेब्लिशमेंट उन्हीं के साथ होती है जो हुकूमत में होते हैं। ठीक है। तो इसीलिए ये कह देना कि जी हम एक पेज पे नहीं है, जी हाँ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हम एक पेज पे हैं। सख्त फैसले ले रहे हैं आप लोग और जी मजबूरी है। अगर अब जैसे पेट्रोल अब और थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन मजबूरी है, क्या करें, क्योंकि ये वो मुआहदे हैं जो इमरान खान कर चुका हुआ IMF के साथ। अब लोग कहते हैं आप ये मुआहदा तोड़ दें, चेंज कर, नहीं हो सकता, क्योंकि मुआहदा हुकूमत पाकिस्तान के साथ है, उस सीट के साथ हुआ है। वहाँ इमरान खान बैठा, कोई और XYZ बैठा हो, हमें वो मुतालबे पूरे करने हैं, वो मानने हैं। सो ये जो जितने बीज बो गए, वो तो खुद कहते हैं कि हमने सुरंगें बिछा गए, अब जो भी आएगा वो बम ब्लास्ट ही होगा। आप लोग किस नैरेटिव से आएंगे, किस नज़रिए के साथ आएंगे, किस बयानी के साथ आएंगे इस अगले इलेक्शन में, 2023 का जो इलेक्शन है? क्योंकि इमरान खान साहब तो समझते हैं कि शायद जो एंटी अमेरिका नैरेटिव है उनका, ये जो बयानी है, इससे उन्हें बहुत ज़्यादा वोट बैंक मिल जाएगा। आप लोग, क्योंकि पहले तो एंटी पीपल्स पार्टी होती थी, पीपल्स पार्टी की तरफ से नून लीग के खिलाफ एक बयानिया होता था, अब ज़रा मुश्किल नहीं हो जाएगा आप लोगों के लिए बयानियाँ बयाना? नहीं जी बिल्कुल नहीं। अवाम जो है, ये अवाम अब 1942 वाली अवाम नहीं है, ठीक है, या 1964 या उस एरा की आवाम नहीं है, ये 2022 की आवाम है। बहुत बाशऊर हो गई है, हमारी यूथ बहुत बाशऊर है, हमारे लोग माशाल्लाह बहुत अब जो है उनको अवेयरनेस आ गई जस्ट बिकॉज ऑफ मीडिया। ठीक है, कि वो अब ड्रामों में कम और सियासत में ज़्यादा दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। क्यों लेनी शुरू कर दी? मुल्क की बेहतरी के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, अपने बच्चों के लिए, कि हम वो पाकिस्तान दे के जाएँ जो हमारे जाने के बाद हमारे बच्चों को एक पुरअमन खुशहाल पाकिस्तान मिले। तो इमरान खान जितने वो अपने बयानात ले आए, जितने बयानियाँ ले आए, एंटी अमेरिका ले आए, एंटी किसी और ले आए, लोग उसके बयानों पे नहीं चलेंगे। लोगों को पता चल गया कि झूठा फ्रॉडी आदमी है, ये सारे चोर हैं, सबको जेलों में डाला। आपने क्यों नहीं उनसे पैसा वसूल किया? ठीक है, क्यों उनको सजाएं दी आपने? ठीक है, क्योंकि था ही नहीं, सब झूठा बयान था। 1 करोड़ घर दूंगा, आप मुझे बताएं पूरे पाकिस्तान में कोई एक गरीब आदमी ने खड़े कहा कि हाँ जी मुझे इमरान खान ने घर बना के दिया? आखिरी सवाल ये, मुझे ये बताएं 2023 का अगर इलेक्शन होता है, आप क्या समझती हैं कौन सी पार्टी जीतती नजर आ रही है आपको? हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ही पार्टी जीती नजर आ रही है। फिर हुकूमत कौन बनाएगा? PMLN, PDM, कौन सी जमात बनाएगी? ये मुश्तरका होगी हुकूमत या फिर PMLN अकेली बनाएगी? ये तो जब वो टाइम आएगा, जो बड़े फैसले करेंगे वो आपके सामने आएंगे। ये तो बहुत देर की बात है, जब वो टाइम आएगा इंशाअल्लाह वो ये इत्तेहाद कब तक कायम रहता हमें नजर आ रहा है? ये तो कायम रहेगा जी, इलेक्शन तक तो कायम रहेगा जी। ठीक है, तो मिसाक जमहूरियत में आप क्या समझती हैं कि आगे इमरान खान साहब को भी आप ऐड डाउन कर लेंगी? मेरी जाती राय है कि उनको ऐड नहीं करना चाहिए। जो ग्रैंड अलायंस की बात, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि वो दोगला शख्स है, बेईमान है और इविल माइंडेड है। ये शौकत खानम की ज़मीन नवाज शरीफ साहब ने दी थी, ठीक है, उसके लिए पैसा उनके वालिद साहब ने दिया था, वो मानता भी है। तो उन्हीं को आप चोर, उन्हीं को आप डाकू कह रहे हैं। जब आप ज़मीन ले रहे थे, जब 50 करोड़ का चेक ले रहे थे, उसका कोई डाकू चोर नजर नहीं आया? वो सियासी बंदा नहीं है, सियासी लीडर नहीं है। सियासत में लचक होती है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है, आप नहीं है। चलें, जितना नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थी कंवल नोमान साहिबा, जिन्होंने अपनी सियासी जो वाबस्तगी है उसके हिसाब से बताया है कि अगला जो लाएअमल है PMLN का वो क्या होगा। और ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं ये तो उनके मुताबिक PMLN जीतेगी, बल्कि अगला जो बड़ा इलेक्शन होगा यानी 2023 का जो इलेक्शन है जो पाकिस्तान की सतह पर होगा वो भी वो समझती हैं कि PMLN ही जीतेगी। अब मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है, जो महंगाई है, लोड शेडिंग है, क्या इसमें 2 माह में कंट्रोल हो जाएगा जैसे कंवल नोमान साहिबा ने कहा, या कि मजीद वक्त दरकार है और जो चीज़ें हैं क्या वैसी चलनी शुरू हो जाएंगी उस डगर पर जिस तरह से हम पिछले PMLN के दौर में देख रहे थे, 2018 से पहले का जो दौर था? अब इसमें कितना वक्त लगता है ये वक्त बताएगा। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान कब तक डगर में आ जाएगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए बागी टीवी।